हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीएजी एजी यानी अटॉर्नी जनरल और जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उन सभी पॉइंट को यहाँ पे देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि भाग पाँच में हमने बताया था कि आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, आपके मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, एजी, अटॉर्नी जनरल, सीएजी और हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सीएजी, एजी और आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सीएजी होते हैं जिन्हें हम महालेखा नियंत्रक परीक्षक बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कंट्रोलर नहीं है, ध्यान सुनिएगा, कंप्ट्रोलर है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो आपको ये नोट कर लेना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख हमने बताया था कि भाग 5 में ही आते हैं और इनका जो अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया था। हमने कहा था कि भाग 5 में जो आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक दिया गया है, तो उसमें जो है 148 से लेकर 151 तक जो उल्लेख किया गया है वो जो है सीएजी के बारे में किया गया है। और सीएजी का जो पद है वो दिया गया है 148 जो अनुच्छेद है, ये आपको नोट कर लेना है। इनकी नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है, लेकिन हटाया इनके द्वारा नहीं जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि राष्ट्रपति तो इनकी नियुक्तियां करता है, लेकिन सीएजी को हटाया किसके द्वारा जाता है। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से जो है सीएजी को भी हटाया जा सकता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और उसके लिए दो आधार है, एक तो कदाचार के आधार पर और एक जो है आपके असमर्थता के आधार पर। इन दोनों आधार पर जो है संसद में विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटाया जाता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, यानी 6 वर्ष अगर जो भी यानी पहले पूरा हो, यानी अगर 6 वर्ष पहले पूरा हो जाता है तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष माना जाएगा। यदि उनकी उम्र 65 वर्ष पूरी पहले हो जा रही है तो उसको माना जाएगा। यानी इनका कार्य अगर कहा जाए तो 6 वर्ष या फिर क्या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। देखिए फ्रेंड्स, सीएजी मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कार्य एवं शक्तियाँ। इनकी जो कार्य एवं शक्ति है आर्टिकल 149 में दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है अभी एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। पहले शिफ्ट में जो 1 सितंबर को जो पहला पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो ये आपको नोट करना है। 148 में सीएजी के बारे में वर्णन किया गया है और इनकी कार्य एवं शक्तियाँ आर्टिकल 149 में दी गई है। और इनका कार्य क्या है सीएजी का, तो राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों और वित्तीय जो जांच है उनको करता है, और खर्चे कहाँ किए गए हैं, किस उद्देश्य से किए गए हैं और किस प्राधिकार के द्वारा किए गए हैं और किस योजनाओं के लिए किए गए हैं, इन सभी का जांच पड़ताल जो है कैग करता है। ये आपको नोट कर लेना है। ये बातें आपको लिखी गई है। सरकार के अकाउंट की ऑडिटिंग यानी लेखांकन की जांच करना और सरकार के व्यय की जांच करना, ये किसका कार्य है, सीएजी का कार्य, आपको नोट कर लेना है। और ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ कई बार कि सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें का कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक किसको कहा जाता है, तो सीएजी को कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं टोटल, और इसमें से 15 जो है एमपी जो है लोकसभा के होते हैं और 7 जो है राज्यसभा के होते हैं। टोटल कितने हो गए, 22 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है कि जो है इनके अध्यक्ष तो विपक्ष के नेता तो होते हैं लोक लेखा समिति की, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है विपक्ष के नेता की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ये भी आपको नोट करना है। यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक सीएजी कहा जाता है। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, और विपक्ष के नेता इनके अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए, ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, कार्यकाल से पहले भी अपना ये इस्तीफा दे सकते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं जो सीएजी होते हैं। देखिए, हटाने की जो प्रक्रिया है, शक्ति जो है वो संसद के पास है। अभी हमने बताया कि संसद के पास है और वो दो ही आधार पर हटा सकती है, एक तो कदाचार के आधार पर, एक कहें कि
वो आपके इनकैपेसिटी यानी असमर्थता के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। केवल दो ही आधार पे जो है इनको हटाया जा सकता है संसद में। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से सीएजी को भी हटाया जा सकता है। अभी इसके बारे में हम जो इस प्रक्रिया को हम देखेंगे आगे, किस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है ये भी हम देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के पहले जो सीएजी थे वो थे आपके नरहरि राव, ये आपको नोट कर लेना है। और वर्तमान में जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सारे फैक्ट हैं, दोनों आपको नोट कर लेना है कि पहले कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है। तो पहले जो थे नरहरि राव थे, अभी फिलहाल में गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी हैं। इनके वेतन जो है 2.5 लाख होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है, ये किस में लिखा है, आर्टिकल 151 में लिखा है, ये भी आपको नोट कर लेना है कि जो सीएजी होते हैं अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, जो उसे संसद के पटल पर रखेगा। यानी जो है जो भी अपनी रिपोर्ट होगी सीएजी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति वो जो है उसको संसद के पटल पर रखवाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो है ये बात लिखी गई है आर्टिकल 151 में, ये अभी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो उम्मीद है कि जो सीएजी के बारे में जितने भी पॉइंट आपने पढ़े वो आपको समझ में आए हो। अब देख लिए अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। देखिए सबसे पहली बात जो है इनका जो है अटॉर्नी जनरल का जो है आर्टिकल 76 से संबंधित है, और इनका जो है जो भी नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी जो नियुक्ति किस में लिखी है, आर्टिकल 76 में, और किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पंत जो है अपने पद ग्रहण करते हैं। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहें तभी तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, यही कहने का मतलब है। यानी जब चाहे तब राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत ये अपना पद ग्रहण करते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। और ये आर्टिकल अनुच्छेद जो है 76 में लिखा गया है। सर्वोच्च विधि अधिकारी में, यानी भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी जो विधि अधिकारी कहे जाते हैं वो आपके महान्यायवादी हैं, और भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है इनको। इनकी नियुक्ति, पद का हटाना और वेतन, ये सारे कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। ये भी आपको नोट करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी बातें आर्टिकल 76 में लिखी गई हैं। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। और भारत के पहले महान्यायवादी आपको नोट कर लेना MC सीतलवाड़ थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और वर्तमान में R वेंकट रमणी हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग जो थे उसके भी अध्यक्ष जो है आपके MC सीतलवाड़ रहे। जब 1955 बना था आज़ाद भारत में, पहला विधि आयोग बना था 1955 में, उसके भी जो हेड थे ये बने थे MC सीतलवाड़, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं विधि आयोग के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में 1833 की जो चार्टर एक्ट था उस समय जो है पहला विधि आयोग बनाया था, और उसमें जो है पहले अध्यक्ष बने थे मैकाले, ये भी आपको नोट कर लेना है। स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग MC सीतलवाड़ बने थे, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में जो है ऋतुराज अवस्थी हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो विधि आयोग से रिलेटेड कुछ बातें थी, आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारत में 1833 के जो चार्टर एक्ट है उस समय ये विधि आयोग बना था, और पहले जो अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले बने थे। और स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने थे 1955 में, ये आपको नोट कर लेना, उस समय अध्यक्ष MC सीतलवाड़ बने थे। और भी जो फिलहाल में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि महान्यायवादी को सदन में बैठने में कौन से विशेषाधिकार होते हैं। देखिए फ्रेंड, जो महान्यायवादी होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं, ये भी आपको नोट कर लेना है। मतदान नहीं दे सकता। वो भाग ले सकता है किसी भी सदन में, किसी भी आपके वो भारत का वकील है तो किसी भी न्यायालय में जाके बोल सकता है, वहाँ पे कार्य कर सकता है, भारत सरकार को सलाह दे सकता है। और ये ना लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, तो ये बोल सकता है वहाँ पे, उसको भाग लेने का अधिकार है किसी भी सत्र में, सदन में, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ये सारी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये आपको नोट कर लेना है कि मतदान नहीं कर सकता। तो ये सारी पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि महान्यायवादी जो होता है बैठने का, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। संयुक्त बैठक में देखिए फ्रेंड्स, जब ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जाती है तो वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत जब दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेकर सहमति न हो तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा स्पीकर होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है,
तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं। अगर वो नहीं है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर करेंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा के उपसभापति कब करेंगे, जब ये दोनों ना हो तब जो है राज्यसभा के उपसभापति क्या करेंगे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। और बुलाता कौन है, तो 108वां जो अनुच्छेद है उसके तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त सेशन। अब देखिए, क्योंकि राज्यसभा जो है, क्यों यहाँ पे राज्यसभा के सभापति जो है नहीं भाग लेते, क्योंकि जो है राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसीलिए जो है यहाँ पे जो है वो भाग नहीं लेते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। अगला देख लेते हैं। अगला है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, धन विधेयक जो होता है वो क्या होता है, वो केवल लोकसभा में क्या होता है आपके पारित होता है, और लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और क्योंकि लोकसभा के पास ये अधिकार है कि लोकसभा में ही जो है क्या होगा, केवल जो भी धन विधेयक को बुलाया जाता है, तो उसके लिए राज्यसभा की क्या ज़रूरत है, इसलिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता। और दूसरा है आपका संयुक्त जो संविधान संशोधन विधेयक, इस पर इसलिए नहीं बुलाया जाता कि संयुक्त बुला के भी क्या फ़ायदा, कि जहां राज्यसभा और लोकसभा अगर बुला भी लेते हैं तो अगर कोई भी सदन ऐसा है जो मना कर देता है अगर संविधान संशोधन विधेयक पे, तो वो क्या होगा, वो विधेयक पारित नहीं होगा। तो संयुक्त बैठक बुलाने के भी फ़ायदा क्या, ये आर्टिकल आपके 368 में संविधान संशोधन विधेयक दिया गया, और धन विधेयक किसमें दिया गया, आर्टिकल आप जब 110 पढ़ते होंगे उसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। क्यों नहीं बुलाया जाता ये भी हम बता दिए। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। और अभी तक 3 संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ये भी मतलब बुलाई गई हैं अभी तक, ये भी आपको नोट करना है। एक बार तो है 1961 में, ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना है। कब कब बुलाई गई है, डेट आपको याद रखना है, किस कारण से बुलाई गई है। तो 3 बार संयुक्त सेशन बुलाया गया है। एक तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था 1961 में, उसके लिए, और एक 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम लाया गया था, उसके लिए 1978 में एक बार संयुक्त बुलाया गया था। तो 1961, 1978 और 2002 में आतंकवाद निवारण एक्ट लाया गया था, उस समय जो है संयुक्त बैठक बुलाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाता है, जब दोनों सदनों में जो है यानी लोकसभा और विधानसभा में जो मतभेद हो जाता है, साधारण जो भी साधारण बिल होते हैं अगर उस पर मतभेद हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि मतभेद को ख़त्म करने के लिए, और वहाँ पर जो है अगर कोई विधेयक पारित कराना हो तो वहाँ पे क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला लेगा। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई हो। तो 3 बार बुलाई गई, ये डेट आपको नोट कर लेना है, और क्यों बुलाई गई है, 61 में, 1961, 1978, 2002 में। अब देख लेते हैं, ये थे आपके CAG और अटॉर्नी जनरल, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अब देख लेते हैं न्यायालय के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो न्यायालय की जो स्वतंत्र न्यायपालिका की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो USA से ग्रहण किया, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो USA में वहाँ पे संघीय न्यायपालिका है, ध्यान सुनिएगा, USA में क्या है कि संघीय न्यायपालिका है, लेकिन भारत में इकहरी यानी यूँ कहें एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत और संघीय न्यायपालिका में डिफरेंट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और जो भी डिस्ट्रिक्ट या फिर कहीं सेशन कोर्ट में गए, और यहाँ से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप कहाँ जाएंगे, वो हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट से भी संतुष्टि नहीं मिले तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या है कि आप यह अधिकार देखिए यहाँ से, और सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये क्या है, एकीकृत न्यायालय है, ये भी आपको नोट करना है। और आप देखिए यहाँ से नीचे से कितने तक एक तरफ जा रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं। तो ये इकहरी एकीकृत न्यायपालिका है, ये आपको भारत के संविधान में है। और अगर कहें कि संघीय न्यायपालिका क्या होती है, तो जैसे आप गए हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में आपको संतुष्टि नहीं मिले तो यहीं पे आपका ख़त्म, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जो भी आपकी निर्णय है वहीं यहीं समाप्त हो जाती है। ये संघीय न्यायपालिका का एक उदाहरण है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका, ये भी आपको नोट कर लेना है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और स्वतंत्र न्यायपालिका के जो कॉन्सेप्ट है USA से लिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको नोट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट आप समझ गए होंगे कि क्या है, ये सबसे निचला होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है कि इसमें जो है सिविल मामले देखा जाता है, और सेशन कोर्ट में जो है फौजदारी मामले देखी जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कार्य क्या होते हैं। तो न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं, न्याय क्या करते हैं, जो भी कानून बनाए गए, जैसे हमने बताया था
कि लोकतंत्र जो होता है वो 3 आधार पे यानी 3 स्तंभ पे टिका हुआ है। एक हमने बताया था विधायिका जो विधि बनाती है, एक बताई थी कार्यपालिका जो कार्यपालिका जो होती है इस विधि का जो है पालन करती है, और न्यायपालिका क्या करेगी, इन सभी विधियों को ये देखेगी कि सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, ये विधि जो है न्याय के विरुद्ध तो नहीं, संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं, ये सब क्या है, इसका काम है आपके न्यायपालिका का। तो जो भी कानून बनाया गया है संविधान के अनुरूप है या नहीं, इसको जांच करना जो है न्यायालय का काम है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और न्यायपालिका को जो हम क्या बोलते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय को भी हम क्या बोलते हैं, जो भी न्यायपालिका है या फिर क्या सर्वोच्च न्यायालय, वो संविधान का संरक्षक बोलते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो सारी बातें आपको न्यायालय से संबंधित थी। अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो भाग 5 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसका उल्लेख है, ये भी आपको नोट करना है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको जो है संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अभी हमने बताया कि जो न्यायालय जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ये क्या है, संविधान का संरक्षक तो होते हैं। और इसके जो आर्टिकल है 124 से लेकर 147 तक वर्णन किया गया है। 124(1) में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके अलावा जो है 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ये मूल संविधान में कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। ये कहा गया था जब संविधान जब बना था उस समय की बात है, जब ये आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी आपको नोट करना। तो हमने बताया कि आर्टिकल 124 में यह कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी टोटल 8 न्यायाधीश होंगे, ये उस समय कहा गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है और ये आर्टिकल 124 में लिखा गया था जब इसका जो है निर्माण किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण आपको नोट कर लेना 28 जनवरी जो है 1950 को की गई थी। मूल संविधान में ऐसा लिखा गया था जब संविधान लागू हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई है, 28 जनवरी 1950 के। वर्तमान में जो है 1 + 33 सदस्य यानी टोटल 34 सदस्य हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए आर्टिकल 124 में इन सारी बातों को लिखा गया है, सिवाय वेतन भत्ते की, आपको नोट कर लेना है। यानी संरचना किस प्रकार से होगी सुप्रीम कोर्ट की, ये भी आर्टिकल 124 में लिखा है। नियुक्ति किस प्रकार से होगी मुख्य न्यायाधीशों की और अन्य न्यायाधीशों की, पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा, और योग्यता क्या होंगी और प्रतिबंध भी क्या होंगे। तो देखिए फ्रेंड, संरचना जो है अभी हमने बताया कि किस प्रकार से होगी। आर्टिकल 124 के 1 में लिखा गया सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसके अलावा एक अन्य न्यायाधीश होंगे, ये मूल संविधान में लिखा गया था। फिलहाल में कितना है, 1 + 33 है, यानी टोटल आपके 34 जो है मुख्य न्यायाधीश है, सॉरी न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ये इसकी संरचना हो गई। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश की भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हम पढ़ चुके हैं। और इनकी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो शपथ है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। वेतन भत्ते के बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 125 में। और इनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया, हमने बताया कि जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया है, उनको 2 आधार होते हैं। एक होता है हमने बताया कि कदाचार के आधार पे, एक असमर्थता के आधार पे। इन 2 आधार पे जो है संसद द्वारा इसको हटाया जाता है इनके सदस्यों को, ये भी आपको नोट करना है। योग्यता क्या होगी इसके बारे में भी हम देखेंगे, प्रतिबद्धता भी देखेंगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अगर सेवा मुक्त हो जाते हैं तो वो जो है किसी भी अधीनस्थ, यानी सेवा मुक्त होने के बाद अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में वो काम नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब है। तो ये सारी बातें हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स पॉइंट का हमारा। तो 28 जनवरी 1950 को प्रथम महान्यायवादी, हमने बताया कि प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ ने सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था, और 28 जनवरी 1950 का ही क्या होता, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी हम देख चुके हैं। और उसका उद्घाटन कौन किए थे उस समय, जो प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, इनके द्वारा की गई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया, आपको नोट कर लेना है। और वर्तमान में जो 50वें CJI हैं मुख्य न्यायाधीश है वो हैं DY चंद्रचूड़, ये भी आपको नोट कर लेना है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो वो थे आपके CJI जो है YV चंद्रचूड़, ये भी आपको नोट कर लेना है। DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे, ये आपको नोट कर लेना है। जो YV चंद्रचूड़ हैं इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है आपके मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ये भी आपको नोट कर लेना है। न्यायाधीश के अगर वेतन भत्ते की बात करें तो आर्टिकल 125 में दिया गया है। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो है 2,80,000 रुपये, ये भी आपको नोट कर लेना है। इन सारी बातों को आपको नोट कर लेना है। वेतन भत्ते किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 125 में। बाकी सारी बातें हमने आर्टिकल 24 से संबंधित देख ली। अगर इनकी नियुक्ति के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो अभी हमने बताया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है कि PN भगवती जो है भारत में PIL के जनक कहे जाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये सारे फैक्ट हैं, आपको नोट कर लेना है। और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से जो है इनको हटाया जा सकता है। तो हमने बताया कि 2 आधार जो है इनके जो भी आपके न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का, एक तो कदाचार या फिर कहें असमर्थता के आरोप के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। और यह प्रस्ताव दोनों सदनों में जो है कुल सदस्य संख्या के समस्त बहुमत से पारित होने की आवश्यकता है। और प्रस्ताव पर मतदान के समय उपस्थित सदस्य व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अभी हम इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे क्लियर करेंगे कि ये क्या कहने क्या मतलब है इसका। तो देखिए फ्रेंड, पद विमुक्ति जो है प्रस्ताव के लिए, जैसे कि अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो प्रस्ताव पारित करने के लिए आपको 100 सदस्यों की आवश्यकता होगी लोकसभा में लाने के लिए, और 50 सदस्यों की आवश्यकता होगी अगर राज्यसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं। तो किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इनके जो भी मुख्य न्यायाधीश या फिर कहीं अन्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जो भी आप प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो या तो आप लोकसभा में लाइए या फिर राज्यसभा में लाइए, किसी में ला सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 आपके सदस्य की आवश्यकता पड़ेगी, और राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी प्रस्ताव लाने के लिए। अब देखिए किस प्रकार से इसको हटाया जाता है। मान लीजिए कि आप लोकसभा में इनके द्वारा मतलब इनके विरुद्ध जो है प्रस्ताव ला रहे हैं हटाने के लिए। देखिए फ्रेंड, मानिए कि अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो यहाँ से कंडीशन आपको निकल के आते हैं कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसके लिए जो 100 MP होंगे लोकसभा के, उनका जो है अनुमति होना आवश्यक है। उसके बाद से वोटिंग होगा, तो वोटिंग में देखा जाएगा कि कुल सदस्य क्या 50% + 1 जो है वो न्यूनतम यह तो होना ही चाहिए। ये वाला जो है देखिए ये प्री है कि ये जो है हमने बताया जो पहला पॉइंट से लिखा था कि कुल सदस्य के जो 50% प्लस जो वो 1 वोट यानी कहें कि साधारण बहुमत तो होना ही चाहिए, यानी ये वाला तो होना ही कंडीशन चाहिए। उसके बाद से जो है उपस्थित एवं मतदान का जो 2/3 बहुमत है वो भी होना चाहिए, तब ये जो है ये आपके जो सदस्य हो उनको हटा सकते हैं। अब इसको देखिए किस प्रकार से हटाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि एक कंडीशन हम बता रहे हैं। पहला कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि जो लोकसभा है, अगर लोकसभा में आप ला रहे हैं प्रस्ताव, तो हमने कहा कि उसके लिए जो है 100 जो है MP का जो है प्रस्ताव पे साइन होना जरूरी है। तो 100 सदस्य के लिए आप, वो तो हो गया कंडीशन, वो अलग चीज़ है कि प्रस्ताव लाने के लिए आपको 100 सदस्य की आवश्यकता पड़ेगी अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो। अब देखिए टोटल सदस्य लोकसभा में कितने हैं, तो 543 हैं। उसका जो हमने कहा कि पहला कंडीशन ये कहता है कि जो भी सदस्य हैं उनका जो है कुल का 50% + 1 जो है इस पे जो है आपके मिनिमम इतना न्यूनतम सदस्य होना चाहिए साधारण बहुमत के लिए। उसके बाद से जब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि टोटल जो है उपस्थित, मान लीजिए कि 500 उपस्थित हुए और मतदान कितने किए उसमें से 400, ध्यान से सुनिएगा, 500 उपस्थित हुए और मतदान किए 400। उसके बाद से मतदान करने वाले की अगर 2/3 बहुमत से पारित होता है, देखिए 2/3 यानी 400 वोट दिए थे तो 400 का 2/3 निकालेंगे तो 266 हो रहे हैं। देखिए कितना होना चाहिए न्यूनतम 272, लेकिन आया कितना 266। तो यहाँ पे पास नहीं होगा बिल, यानी यहाँ पे जो भी जिस भी न्यायाधीश के विरुद्ध आप लाए होंगे ये प्रस्ताव वो पारित नहीं होगा, यानी उस न्यायाधीश को नहीं हटा सकते। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, ये 50% + 1 जो है इतना तो होना ही चाहिए, इससे मिनिमम जो हो, इससे अगर कम होता है तो वो नहीं हटा सकते। देखिए फ्रेंड, अब दूसरा कंडीशन हम देखिए, मान लीजिए कि लोकसभा में आप ला रहे हैं तो 100 तो प्रस्तावक आप जरूरी है कि 100 सदस्यों का प्रस्तावक होना लोकसभा में लाने के लिए, और राज्यसभा में 50। तो आप ला रहे हैं लोकसभा में तो कुल सदस्य का जो भी है 547 जो है सदस्य लोकसभा में, तो लोकसभा के जो भी 543 सदस्य है उसका 50% + 1 वोट इतना तो होना ही चाहिए न्यूनतम लाने के लिए आपको। अब देखिए अब क्या है, टोटल 500 जो सदस्य हैं क्या हुए उपस्थित हुए, और 500 ने क्या किया वोटिंग कर दिया। तो 500 का अगर 2/3 जो भी 2/3 बटा बहुमत है वो कितना आएगा, तो 500 का 2/3 अगर निकालते हैं तो 332 होगा। तो यहाँ से देखिए ये इससे अधिक है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो है पारित हो गया। इतना तो न्यूनतम होना ही चाहिए, लेकिन इससे अधिक हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा वो पास हो जाएगा बिल, और वहाँ पे जो है उस सदस्य को, यानी वो कहें कि न्यायाधीश को क्या होगा हटना पड़ेगा, उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में देख लेते हैं। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको किस प्रकार से हटाया जाता है। तो
उसमें क्या किया जाता है कि यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, पहला कंडीशन। उतना तो न्यूनतम होना चाहिए, यानी ये जो है प्री है, प्री अगर पास करेंगे तो मेंस में जाएंगे, और मेंस में ये कट ऑफ है। अगर मेंस इस कट ऑफ को पार कर लेते हैं 272 को, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जो भी आप एग्ज़ाम दिए वो पास कर जाएंगे। उसी प्रकार से सेम आपको समझना है, ये प्री था और ये मेंस था, ये दोनों होना आवश्यक है, तभी आप एग्ज़ाम पास करेंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं कुछ इनके अधिकार के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। तो देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है कि अगर मान लीजिए कि केंद्र और राज्य एवं राज्य के बीच विवाद हो जाता है, कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य के विरुद्ध कोई विवाद हो जाता है, या फिर कहे राज्य और राज्य के विरुद्ध विवाद होता है, उसका निपटारा जो है कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, ये आप पढ़ चुके हैं। और अगला जो दिया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये किस आर्टिकल में दी गई, ये भी आपको नोट करना है। यानी चुनाव संबंधित विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद हो, वहाँ पे भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है। और केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो, या फिर कहीं राज्य या फिर राज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कोई विवाद हो, उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और ये दोनों आर्टिकल आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है। अगला देख लेते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये आर्टिकल 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको नोट कर लेना, हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए बात नहीं होगा, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए बात नहीं होगा राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पे ये लिखा गया 143 में कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अगला है आपका अभिलेख न्यायालय। तो 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट, ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसको जो है उसको क्या रखा जाएगा, आपके अभिलेख के रूप में रखा जाएगा। और ये जो अभिलेख जो भी निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट, उसको जो है अन्य जो है न्यायालय जो है मानने के लिए बाध्य होंगे, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये होता है अभिलेख न्यायालय। जो भी निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट उसको अभिलेख के रूप में रखा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो सभी न्यायालयों के द्वारा मानना होगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और मौलिक अधिकारों की संरक्षण हमने पढ़ा कि आर्टिकल 32 के तहत जो है जो भी है 5 प्रकार के रिट जारी करता है आपके सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको नोट करना है। तो ये मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है और संविधान का भी रक्षक है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है, CJI का, यानी कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनका जो कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है, तो YV चंद्रचूड़, अभी हमने बताया था 1978 से लेकर 1985 तक ये इनका कार्यकाल रहा है। और सबसे कम कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है CJI के रूप में, ये रहे हैं कमल नारायण सिंह, लगभग 17 से 18 दिन तक रहे हैं। 25 नवंबर से 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक इनकी कार्यकाल रही है, ये भी आपको नोट करना है। सबसे कम ये होगा कमल नारायण सिंह, और सबसे अधिक है YV चंद्रचूड़, ये रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सबसे बड़ा कार्यकाल इनको रहा है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई हो। तो ये था आज हमारा कुछ इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद है कि जितने भी हमने बातें आपको समझाई आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।